चलिए ठीक है, समझते हैं आज की क्लास में समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ बिंदु। समतल दर्पण से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, समझिए, रटने की ज़रूरत नहीं, बस खाली समझ लीजिएगा तो लिखा जाएगा। इसके कुछ विशेषताएं हैं और समतल दर्पण ऐसे होता क्या है इसके बारे में कुछ समझते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं समतल दर्पण क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं समतल। समतल का मतलब होता है प्लेन मिरर, मतलब एकदम सीधा सपाट दर्पण। जैसे कि हम अपने घर में जो आईना यूज करते हैं वो भी एक प्रकार का समतल दर्पण ही है। ठीक है ना, बस ये समझिए कि समतल दर्पण यानी कि आईना होता है जो पीछे से कलई किया हुआ रहता है। पीछे से कलई किया हुआ मतलब पेंट किया हुआ रहता है पीछे से। और पेंट मामूली पेंट नहीं होता है, वो क्या होता है, पेंट करने से पहले उसके पीछे एक चांदी का पतला लेयर चढ़ाया जाता है, तब उसके बाद कलई किया जाता है, पेंट किया जाता है, ताकि प्रकाश को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सके, यानी कि प्रकाश को अच्छे से परावर्तित कर सके। यानी कि जितना प्रकाश को अच्छा से परावर्तित करेगा उतना ही अच्छा प्रतिबिंब इसमें दिखाई देगा। अगर प्रकाश परावर्तित ही नहीं करेगा और इधर पार हो जाएगा तो इसमें प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देगा। यानी कि हमारा जो फिगर जो है दर्पण में साफ दिखाई नहीं देगा, जो आईना में हम देखते हैं। ठीक है, तो हम साफ समझे कि दर्पण क्या होता है, यानी समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण यानी कि कांच का वो प्लेन भाग जिसको पीछे से चांदी का परत चढ़ा करके पीछे से कलई किया रहता है, जिसमें हम अपने चेहरे को सुस्पष्ट तरीक़े से देख सकते हैं, वही होता है क्या, समतल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण में कई प्रकार की चीज़ें होती है जो पूछता है, विशेषताएं होती हैं, कुछ प्रतिबिंब की विशेषताएं होती है, जो कैसे बनता है प्रतिबिंब, क्या बनता है और देखने के बाद कैसा महसूस होता है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, पहला विशेषता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे बनता है। हम समतल दर्पण की बात कर रहे हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है। यानी कि अगर हम दर्पण को ऐसे आगे रखें तो हम ऐसे खड़े हैं, लेकिन हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछता भी है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है कहाँ बनता है, वस्तु के पीछे, आगे, अनंत पे, ऐसा करके बोलता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, दूसरा समझते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जब भी आप दर्पण में देखिएगा, यानी कि आईना में जब भी देखिएगा कि जितना बड़े हम बाहर दिखाई देंगे उतना ही बड़े हम अंदर दिखाई देंगे। यानी कि हमारा प्रतिबिंब की आकृति घटती बढ़ती रहती है। कब, कि अगर वस्तु नज़दीक जा रहा है तो बढ़ेगा, दूर जा रहा है तो घटेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि दर्पण में, समतल दर्पण में वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वस्तु का आकार मतलब कि जो हम बाहर से जिस चीज़ों को देख रहे हैं, यानी कि हम समतल दर्पण के आगे खड़े हैं तो जितना, मान लीजिए हमारा इतना भाग दिखाई दे रहा है, तो इतना ही भाग, मतलब इतना ही भाग हमारा बाहर भी दिखाई देगा और इतना ही भाग अंदर भी दिखाई देगा दर्पण में। साफ कहने का मतलब इसका यह है कि प्रतिबिंब जितना बड़ा अंदर दिखाई देगा वस्तु भी उतना ही बड़ा होगी। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है वस्तु की दूरी के। यानी कि ये आकार हुआ और प्रतिबिंब दूरी भी बराबर होता है वस्तु के दूरी के। यानी कह सकते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला हमारा कहने का मतलब यह है कि ये दर्पण है। अगर इस दर्पण में अपने आप को देखते हैं तो मान लेते हैं ये हैं हम, तो इसमें हमारा केवल इतना भाग दिखाई देगा, केवल इतना भाग दिखाई देगा, इतना भाग। तो मतलब क्या चीज़ है, जितना बाहर वस्तु का मतलब कि आकार है उतना ही बड़ा अंदर भी दर्पण में भी दिखाई देगा। अगर ये वस्तु और दूर जाती है तो इसका पूरा भाग इसमें दिखाई देगा, जितना बाहर वस्तु होगा उतना ही भाग उसका अंदर दिखाई देगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वस्तु का आकार जितना होगा अंदर बने प्रतिबिंब का आकार भी उतना ही होगा। और यह भी हम कह सकते हैं कि वस्तु का दूरी जो होता है प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना दूर वस्तु होगा उतना ही दूर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। जितना दूर वस्तु होगा उतना ही दूर प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि ये भी इसका विशेषता हुआ कि वस्तु दूरी जो होता है प्रतिबिंब दूरी की बराबर होती है। किस दर्पण की बात कर रहे हैं, तो हम समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी जो होता है प्रतिबिंब दूरी की बराबर होता है
ऑब्जेक्टिव में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछ देगा कि बताइए कि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है किस दर्पण में, तो कौन से दर्पण में, तो समतल दर्पण में। ठीक है, तो हम दूसरा विशेषता समझ गए और तीसरा विशेषता हम समझते हैं प्रतिबिंब का क्या होता है, इसके अंदर जो बनता है। तो तीसरा विशेषता यह है कि प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के अपेक्षा क्या होता है, सीधा बनता है। अब दर्पण में देखिएगा, आईना में आप देखिएगा कि जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब हम पीछे बता चुके हैं प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है ना, प्रतिबिंब यानी कि छाया जो हम उसमें देखते हैं अपने आप को, अपना चेहरा कह सकते हैं। यानी कि हम देखे होंगे आप लोग कि दर्पण के सामने जैसे ही हम लोग खड़ा होते हैं कि जैसा मतलब कि हम खड़े होते हैं वैसा अंदर भी उस दर्पण के अंदर भी दिखाई देता है। तो ये भी समतल दर्पण का एक विशेषता हुआ कि प्रतिबिंब जो अंदर बनता है समतल दर्पण के अंदर, वो जो होता है वस्तु का अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। यानी कि हम सीधा ही उसमें दिखाई दे पाते हैं। यानी कि अगर उल्टा दिखाई देता तो क्या हम उस दर्पण में आसानी से देख पाते, नहीं। इसीलिए समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब जो होता है वस्तु का अपेक्षा क्या बनता है, सीधा ही बनता है। और सीधा बनता है तो कैसा सीधा बनता है, सीधा बनता है, तो वो सीधा बनता है कैसा, पार्श्विक रूप से वो सीधा बनता है, वस्तु का उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब, चलिए ठीक है, पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब यह होता है कि प्रतिबिंब जो होगा पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। मतलब क्या है इसका, कि अगर हम दर्पण में, समतल दर्पण में, और किसी दर्पण में नहीं, समतल दर्पण में अगर हम दाएं हाथ के इशारा करते हैं तो उसमें लगेगा कि हम बाएं हाथ हिला रहे हैं, यानी कि उल्टा दिखाई देगा। सिंपल सी बात समझिए, अगर आर ऐसा लिखा है तो दर्पण में आर आपको ऐसा दिखाई देगा, यानी कि पार्श्विक रूप से क्या दिखाई देगा, उल्टा। पार्श्विक रूप से उल्टा रहेगा सीधा ही, लेकिन वो उलट जाएगा ऐसा कर। कोई भी फिगर दर्पण में मतलब कि ऐसा है तो ये ऐसे करके दिखाई देगा, यानी कि इसी को हम पार्श्विक रूप से उल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो हम चौथा विशेषता भी इसका समझ गए। अब पांचवी विशेषता समझते हैं क्या होता है। प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है, ये तो पता है। अगर हम पीछे भी पढ़ेंगे, पीछे क्लास में पढ़े हैं कि जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब अगर सीधा बन रहा है वस्तु की अपेक्षा, तो वो हमेशा आभासी बनेगा। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। और ये भी जानते हैं कि जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बस ये समझिए कि अगर हम दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं, अगर दर्पण के आगे पर्दा कर दिए तो क्या हमारा चेहरा पर्दे पे आएगा, नहीं। इसीलिए काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, केवल उसे हम महसूस कर सकते हैं कि नहीं कि वो अंदर बन रहा है। ठीक है, और वो भी सीधा बनता है। ठीक है, और छठा विशेषता इसका यह है कि प्रतिबिंब जो होता है दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण से आगे। जस्ट वही वाला बात है कि जितना दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। जस्ट हम पीछे बताए हैं क्या चीज़ है कि वस्तु दूरी जो होता है प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, वस्तु दूरी जो होता है प्रतिबिंब दूरी का बराबर होता है, यानी कि हम जितना आगे दर्पण के खड़ा होंगे उतना ही हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो और एक चीज़ें देख लीजिए इधर कि ये इसका रिफ्लेक्शन कैसा होता है। तो जस्ट वह इसी तरीक़ा से होता है। हालांकि ये हम बता चुके हैं, परावर्तन के नियम के द्वारा ही हम समतल दर्पण अपना इमेज देख पाते हैं, प्रतिबिंब देख पाते हैं। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं क्या चीज़ें, यहाँ पर हम देखते हैं एक चीज़ें कि ये है हमारा समतल दर्पण। देख लीजिए ये क्या है, समतल दर्पण है। और इस समतल दर्पण में जो किरणें जो आ रही है ये है समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण इसी तरीक़े से होगा। अगर आप बुक में देखिएगा कभी भी अगर समतल दर्पण का फिगर बनाने के लिए दे तो इसी तरीक़े से बनाएगा। समतल का मतलब पूरा प्लेन, जैसे ये बोर्ड प्लेन है उसी तरीक़े से पूरा प्लेन, इस पर अच्छा से परावर्तक हो सकता है। यानी समतल दर्पण जो होता है प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। यानी परावर्तक कहने का मतलब अच्छा से परावर्तन हो जाता है। यानी कि इधर से जो प्रकाश आएंगे इस प्रकाश से, इसमें से बहुत सारे प्रकाश निकलता है, लेकिन हम इसको दर्पण में परावर्तन दिखा रहे हैं केवल एक ही प्रकाश के किरण से। क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसे अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई किरण है और इस बिंदु पर बनती है, जैसे इसको आपतन बिंदु कहते हैं, जिस बिंदु पर आने वाली किरण है, यानी कि प्रकाश की जो प्रथम किरणें जिस बिंदु पर पड़ती है दर्पण के, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये समतल दर्पण है, पीछे से कलाई किया हुआ, ऊपर से पूरा प्लेन एरिया है, इधर से आया और इधर से निकल गया। यानी कि
आई कोण बनाते हुए आया और आर कोण बनाते हुए निकल गया। आई कोण का मतलब होता है कि यानी कि क्या कहते हैं, इसे आपतन कोण कहते हैं, यानी कि आने वाली किरण, यानी कि आपतित किरण। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण। और ये है अभिलंब है ओ एन, और ये है ओ ए, और ये है ओ बी। ठीक है, हम बस खाली ऐसे नामकरण कर दिए हैं, दिखा दिए हैं। ठीक है, ये दर्पण है पी क्यू। ठीक है, समझिए कि यानी कि आने वाली किरणें जिस बिंदु पर पड़ती है वो आपतन बिंदु होता है, और इस बिंदु पर एक अभिलंब की रचना करते हैं, यानी कल्पना करते हैं। हालांकि अभिलंब होता नहीं है, बस काल्पनिक रेखा से, यानी कि टूटी हुई रेखा से दिखाते हैं कि मान लेते हैं कि अभिलंब है, क्योंकि ये यही बताता है, इसका विभाजक के काम करता है। किसका विभाजक का? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का। ठीक है ना, यानी कि आपतन कोण ये जो यानी कि आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, जिसको हम आई दिखाते हैं, ये होता है आपतन कोण। ये आपतन कोण जो होता है ये परावर्तन कोण का क्या होता है? बराबर होता है। परावर्तन कोण का बराबर होता है, यानी कि जितना एंगल से आएगा किरण उतना ही एंगल से ये परावर्तित हो जाएगा, यानी कि निकलने वाली निर्गत किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो आर कोण बनता है इसे हम लोग आपतन कोण परावर्तन कोण कहते हैं, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, बस रटने की ज़रूरत नहीं है। आने वाली किरण आपतित किरण, ठीक, और बीच में अभिलंब जो खींचा गया बिंदु पर अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये कोण, इसको हम आपतित किरण, आने वाली किरण, अभिलंब के बीच में तापतन कोण, आपतित किरण से आपतन कोण, परावर्तित किरण से परावर्तन कोण। बस इतना खाली ध्यान रखना है। ठीक है, और लंबा चौड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।